हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर को समझते हैं। ओके, सो न्यूरल नेटवर्क कैसे दिखता है। न्यूरल नेटवर्क में ना बहुत सारे लेयर्स होते हैं। सो फर्स्ट लेयर इज द इनपुट लेयर। ऑलवेज इनपुट लेयर से हम हमारा इनपुट एंटर होता है। इनपुट लेयर जस्ट होल्ड्स द इनपुट डेटा, रॉ डेटा। देन सब्सिक्वेंटली इनपुट जो है वो फर्दर लेयर्स में पास होती है एंड देन इंटरमीडिएट लेयर्स को हिडन लेयर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो डेटा प्रोसेसिंग का काम है ना, ये सब हिडन लेयर्स में होता है। एंड देन देयर कैन बी मल्टीपल हिडन लेयर्स। डीप लर्निंग में बहुत सारे हिडन लेयर्स होते हैं और जितने ज़्यादा हिडन लेयर्स हों, जितने ज़्यादा लेयर्स हों इंटरमीडिएट, उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो ये मॉडल है, ये जो मशीन है, ये अच्छे अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाती है। ठीक है, देन फाइनली हमारा एक आउटपुट लेयर होता है जो हमें आउटपुट देता है। सो आउटपुट एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर हमारे पास क्लासिफिकेशन टाइप का प्रॉब्लम है तो वी गेट मोर देन वन आउटपुट। ओके, नाउ जो ये लेयर्स है, न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर ऐसे दिखता है। तो ये हर जो लेयर है ये बहुत सारे न्यूरॉन से मिलके बनता है। सो न्यूरल नेटवर्क्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू लेयर्स एंड देन ईच लेयर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स दैट प्रोसेस द इंफॉर्मेशन सिक्वेंशियली। ओके, सो ये जो है इट रिप्रेजेंट्स अ न्यूरॉन। न्यूरॉन इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज परसेप्ट्रॉन एंड दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। ओके, तो चलो एक न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है उसको समझते हैं। हमारे जो ह्यूमन ब्रेन है, बेसिकली डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है। डीप लर्निंग जो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है उसका जैसे फंक्शन करता है उसको रेप्लिकेट किया गया है। हमारा जो ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, राइट, इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स। और हमारा जो ब्रेन का न्यूरॉन्स है उसका क्या काम रहता है। हमारा जो बायोलॉजिकल ब्रेन सेल होता है, डेंड्राइट से सिग्नल्स रिसीव होते हैं, देन सेल बॉडी में प्रोसेस होंगे वो सिग्नल एंड देन हमें वो जो आउटपुट है उस सिग्नल का वो हमें एक्सॉन के थ्रू मिलता है। ये हमारे एक बायोलॉजिकल ब्रेन सेल है। इसी को मैथमेटिकली जो रेप्लिकेट किया गया है दैट इज आर्टिफिशियल न्यूरॉन। हाँ हाँ, जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन है उसमें क्या रहता है, हम हर न्यूरॉन इनपुट्स रिसीव करेगा एंड देन न्यूरॉन के अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा एंड देन दिस न्यूरॉन आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट्स विल गिव अ आउटपुट। ये आउटपुट देगा। ठीक है, तो बेसिकली जो मैथमेटिकल प्रोसेसिंग है वो कैसे होती है। जो हमारा इनपुट्स है, इनपुट अंदर आएगा, इनपुट में एक वेट मल्टीप्लाई, इनपुट का जो इम्पोर्टेंस है ना, जो हमारा जो प्रॉब्लम है जिसके लिए हम मॉडल को तैयार कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो इनपुट्स का जो महत्व है उस प्रॉब्लम में, इनपुट्स का जो इम्पोर्टेंस है, बेस्ड ऑन दैट वेट्स असाइन होता है। तो इनपुट्स को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हर इनपुट का एक अपना वेट होगा एंड देन उसका समेशन लेते हैं टोटल। ओके, बेसिकली समेशन प्रोसेस होता है एक न्यूरॉन के अंदर एंड देन वो जो आउटपुट है वो फर्दर आगे जाता है एंड दैट इज पास थ्रू एन एक्टिवेशन फंक्शन। इसको आगे देखते हैं। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो हर न्यूरॉन के अंदर ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन चलता है। हर जो इनपुट्स है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय x1 x2 एंड x3 ऐसे फर्दर। तो अगर जैसे मान लो 2 इनपुट है तो हर इनपुट वेट से मल्टीप्लाई होगा, w1 x1 w2 x2 एंड देन एक बायस ऐड होता है। बायस जो है एक थ्रेशोल्ड डिफाइन करने के लिए रहता है। ठीक है, तो इनिशियल बायस है, बी इज द इनिशियल बायस। ठीक है, इसको आगे और समझेंगे। तो पहले ये देखते हैं। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा एंड देन ये इसका जो आउटपुट है इसको एक एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू पास किया जाता है। एक्टिवेशन फंक्शन बेसिकली हमें एक जो हमें आउटपुट चाहिए वो आउटपुट हमें देता है। तो दिस एक्टिवेशन फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये जो प्रोसेस होता है ना न्यूरॉन के अंदर, उसको इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो एक दिस इज अ न्यूरॉन फैक्ट्री लाइन, आप समझ लो। तो जैसे फैक्ट्री में कुछ भी बनता है ना, तो जैसे कन्वेयर बेल्ट है, तो जब इनपुट हम डालते हैं, कुछ भी रॉ मटेरियल डालते हैं, तो रॉ मटेरियल्स आगे मूव करता है और हर थोड़ी देर में एक उसके ऊपर एक क्या बोलते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म होता है, राइट। तो जैसे इनपुट्स हमने मान लीजिए दिया, ठीक है, तो हर इनपुट का ये समान वेट्स के हैं। ठीक है, हर एवरी इनपुट हैज इक्वल वेटेज। जैसे
इनपुट आगे गया, तो इनपुट के साथ अब जब हमने रॉ इनपुट डाला लेयर के अंदर, तो जब आगे हर इनपुट के साथ फिर हम उसको वेट के साथ एसोसिएट किए, राइट। तो वेट अगर ज्यादा है, मतलब अगर इनपुट का इम्पोर्टेंस ज्यादा है, तो ये ओवरऑल इसका साइज बड़ा है, मतलब इसका महत्व ज्यादा है। तो साइज मल्टीप्लायर्स डिटरमाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच इनपुट। तो इसको विजुअली देखो, आप ऐसे समझ सकते हो, अगर मान लो इस इनपुट का इम्पोर्टेंस ज्यादा है, तो ये दिस इज विजुअली रिप्रेजेंटेड, ये थोड़ा सा बड़ा आपको दिख रहा है। सो दिस इज ये जो इनपुट है, ये हमारे इस प्रॉब्लम के लिए इसका वेटेज ज्यादा है, मतलब इसका इम्पोर्टेंस ज्यादा है। इस इनपुट का इम्पोर्टेंस उतना नहीं है, दिस इज ऑफ मीडियम इम्पोर्टेंस इनपुट, ठीक है। फिर इसका जब हमने इम्पोर्टेंस डिसाइड कर लिया, इन सब का हमने समेशन ले लिया इस स्टेप में। देन नेक्स्ट स्टेप है, हमने बायस ऐड किया। बायस इज अ थ्रेशोल्ड स्टेप, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी बिफोर टू ऐड द फ्लेक्सिबिलिटी बिफोर द फाइनल डिसीजन। एंड देन इस ओवरऑल जो इसका आउटपुट है, इसको हम एक एक्टिवेशन फंक्शन में देते हैं, विच इज अ फाइनल क्वालिटी कंट्रोल गेट, जो ये जो सम है इसको एक यूजेबल आउटपुट पे कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसको फर्दर आगे समझते हैं। कमिंग टू वेट्स, तो वेट्स हमने देखा, वेट्स इज द स्केल ऑफ इम्पोर्टेंस। जैसे कि मान लो हमें एक प्रॉब्लम है, एक हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमें मार्क्स कैलकुलेट करना है, या हमें मार्क्स प्रेडिक्ट करना है बेस्ड ऑन दिस इनपुट्स, आवर स्टडीड, स्लीप और टीवी टाइम। तो हर स्टूडेंट का मार्क्स ये तीन इनपुट्स के अकॉर्डिंग हमें प्रेडिक्ट करना है, आवर स्टडीड, स्लीप एंड टीवी टाइम। सो आपको क्या लगता है, आवर स्टडीड ऑब्वियसली इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर कोई बच्चा ज्यादा पढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली उसके मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, राइट। तो आवर स्टडीड का इसीलिए हमने वेट ज्यादा रखा, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। सेकेंड इज स्लीप। स्लीप का एक मॉडरेट इफेक्ट हो सकता है, राइट। तो स्लीप का उतना इफेक्ट नहीं होगा, स्लीप हैज अ मॉडरेट इफेक्ट, कम ज्यादा ठीक है चलेगा। एंड ओवरऑल स्लीप थोड़ा सा चाहिए भी, तो स्टडी आवर्स के लिए स्लीप का मॉडरेट इम्पैक्ट है। देन टीवी टाइम, टीवी टाइम का आपको क्या लगता है, क्या इफेक्ट होगा मार्क्स पे। तो अगर टीवी कोई ज्यादा देख रहा है और अपना स्टडी आवर्स कम कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके चांसेस कम है, राइट, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो टीवी टाइम हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट टू गेट अ गुड मार्क्स। तो इसके हिसाब से हमने वेट असाइन किया, आवर स्टडीड के लिए 0.9, सीप के लिए 0.3, टीवी टाइम के लिए -0.5। सो the AI, इसको देखते हैं, the AI learns by constantly adjusting these weights until it discover exactly which inputs matter most for an accurate prediction. Okay, and positive weights add mass to a decision, negative weights actively lift the scale away from a positive outcome, ठीक है। तो अगर हमारा पॉजिटिव वेट्स है, अगर हमारे वेट्स का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो ये डिसीजन को ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, राइट। मतलब जो पॉजिटिव वेट्स है उसका ये दोनों का इम्पोर्टेंस ज्यादा है हमारे डिसीजन पे, रेदर देन दिस, इसका इफेक्ट हमारे डिसीजन के लिए नेगेटिव है, राइट। सो ये स्केल उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड देन होता क्या है कि जब इनिशियली हमने इनपुट डेटा दिया मॉडल को, और हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, तो मॉडल डज नॉट नो कि एग्जैक्टली किस इनपुट का कितना वेटेज है। तो मॉडल अपने आप से एक रैंडम वेट्स असाइन करता है इनपुट को। एंड देन जब आउटपुट कैलकुलेट होता है, देन हम मतलब जब मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं ना, जब आउटपुट कैलकुलेट होता है, तो हम उसका एरर कैलकुलेट करते हैं। मतलब जो हमारा आउटपुट निकल रहा है, वो हमारे रियल आउटपुट से, जो हमारा प्रेडिक्टेड आउटपुट है, वो हमारे रियल आउटपुट से कितना ज्यादा वेरी कर रहा है, वी कैलकुलेट दैट एरर, एंड बेस्ड ऑन दैट फिर ये वेट वापस से हम एडजस्ट करते हैं। तो मॉडल जब ट्रेन होता है, तो ये आइट्रेशन, ये लूप बार बार चलता है, एंड मॉडल्स ये वेट कॉन्स्टेंटली एडजस्ट करते हैं, जब तक कि उनको एक्चुअली नहीं पता चल रहा है कि किस इनपुट का कितना ज्यादा महत्व है उस जो प्रॉब्लम है उसमें एक्यूरेट प्रेडिक्शन देने के लिए। ओके, होप ये क्लियर है वेट्स का इनपुट से क्या रिलेशन है। वेट्स आपको इस स्लाइड से, hope it is clear. Now next let's move to the bias. Bias is the minimum value needed before a prediction flips from no to yes. Okay, तो जब हमने इनपुट और वेट्स का समेशन ले लिया, उसमें हम एक बायस ऐड कर रहे हैं। बायस इट हेल्प्स द मॉडल टू फिक्स कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड डेटा बाय शिफ्टिंग अ बेसलाइन थ्रेशोल्ड। तो बायस इज नथिंग बट अ थ्रेशोल्ड, एक मिनिमम थ्रेशोल्ड। जैसे कि अगर हम स्टूडेंट्स का मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं, और हम
मार्क्स के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि स्टूडेंट पास है या फेल है, तो हमारा एक बायस होता है, मतलब एक थ्रेशोल्ड होता है, राइट, कि हम बोलेंगे स्टूडेंट, हम कैसे बताएंगे कि स्टूडेंट पास है, तो स्टूडेंट हैज टू स्कोर मिनिमम ऑफ 40 मार्क्स, राइट। मतलब एक मिनिमम मार्क्स तो उसको आना चाहिए। तो अगर वो मिनिमम एक 40, अगर हमारा थ्रेशोल्ड है, 50 थ्रेशोल्ड है, तो उसको वो मिनिमम क्रॉस करना पड़ेगा टू गेट अ पासिंग मार्क्स या पासिंग ग्रेड। ठीक है, तो दैट इज बायस। हम एक मिनिमम थ्रेशोल्ड सेट करते हैं हमारे आउटपुट के अकॉर्डिंग, मतलब हमारा जो आउटपुट है, हमारा जो प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग हम एक बायस सेट करते हैं। तो baseline of 40 is the bias. It shifts the entire scale of success, requiring the inputs to overcome the heavy counterweight before tipping into a passing grade. Okay, so ये वही है, this is a threshold. Now further we have an activation function, the gatekeeper of logic. तो ये जो हमारा जो mathematical function है, this will give us a number, right? ये multiplication, addition, after adding a bias we have a number. So हमारा जो ये number है, दिस विल, हमें चाहिए एक प्रेडिक्शन। हम मॉडल को जब ट्रेन करें, वी वांट सम प्रेडिक्शन, इधर पास और फेल, यस और नो, और वेदर इफ वी आर ट्रेनिंग एन इमेज, वी वांट टू नो वेदर व्हाट इज दैट इमेज, कैट और डॉग। सो ये जो एक्टिवेशन फंक्शन है ना, ये हमें ये डिसीजन देने में हेल्प करता है। ओके, सो अगर हमारे पास ये एक्टिवेशन फंक्शन नहीं होगा, द न्यूरन आउटपुट्स एन एंडलेस रेंज ऑफ रॉ नंबर्स, रॉ नंबर्स ही रह जाएंगे, एक सिंपल लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, इनकेपेबल ऑफ कैटेगराइजिंग रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटी। सो दिस विदाउट एक्टिवेशन फंक्शन, ये तो बस एक लीनियर इक्वेशन है, राइट। अगर एक्टिवेशन फंक्शन नहीं होगा तो ये जस्ट एक लीनियर इक्वेशन ही रह जाएगा। तो एक्टिवेशन फंक्शन इंट्रोड्यूसेस नॉन लीनियरिटी, एंड विथ एक्टिवेशन रॉ मैथ इज क्वॉश्ड इनटू क्लीन एक्शनेबल बाइनरी लॉजिक। तो एक्टिवेशन फंक्शन हमें क्लीन एक्शनेबल आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये नॉन लीनियरिटी कैसे इंट्रोड्यूस होता है एंड एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होते हैं, फर्दर देखते हैं। सो ये दीज आर सम ऑफ द मोस्टली यूज्ड एक्टिवेशन फंक्शंस इन डीप लर्निंग मॉडल्स। फर्स्ट वन इज ReLU, विच इज रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। तो रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट का क्या लॉजिक है, देखो, अगर जो हमारा जो कैलकुलेशन है दैट इज लेस देन 0, अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो ये जो एक्टिवेशन फंक्शन है ये 0 दे देगा। पर अगर हमारा कोई पॉजिटिव वैल्यू कैलकुलेट हो रहा है कुछ भी, तो जो वो वैल्यू है वही वैल्यू हमें आउटपुट पे मिलती है, कीप्स इट्स वैल्यू। तो ये जो मॉडल है, दिस रिमूव्स नेगेटिव नॉइस। तो रियल वर्ल्ड एनोलॉजी में जैसे एक मोशन सेंसर आप मानो, मोशन सेंसर का क्या काम है, कुछ भी अगर मोशन होगा तो वो सेंसर मोशन डिटेक्ट करेगा। अगर देर इज नो मूवमेंट, 0, नथिंग, सो आउटपुट इज 0। ठीक है, वो मोशन सेंसर एक्टिवेट नहीं हो रहा है, दैट इज ऑफ। अगर कुछ भी मूवमेंट हो रहा है तो मोशन सेंसर को एक लाइट टर्न ऑन होगा, लाइट दिखाएगा, एंड मूवमेंट के अकॉर्डिंग, अगर कम मूवमेंट है तो थोड़ी लाइट जलेगी, अगर ज्यादा मूवमेंट है तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। सो लाइट टर्न्स ऑन प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। सो दैट इज व्हाट दिस रेलू फंक्शन इज डूइंग। ठीक है, तो ये रेलू एक्टिवेशन फंक्शन अगर नेगेटिव वैल्यूज है तो हमें 0 दे देगा, और पॉजिटिव वैल्यू है तो हमें वो वैल्यू देगा। जो जो वैल्यू, अगर मान लो 4 वैल्यू आ रहा है, 40 वैल्यू आ रहा है, 50 वैल्यू आ रहा है, तो वो वैल्यू एज इट इज दे देगा। सेकेंड इज सिग्मोइड। सिग्मोइड जो फंक्शन है उसका जो आउटपुट है, जो भी हम इनपुट देंगे, ये वो उस इनपुट को एक प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में कन्वर्ट करता है। तो इसका सिग्मोइड फंक्शन का आउटपुट हमेशा 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा, और जो भी प्रोबेबिलिटी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उसके लिए हम सिग्मोइड फंक्शन यूज करते हैं। तो इट गिव्स अस अ प्रोबेबिलिटी 0.5, 0.8, 0.9, तो हमें ऐसी प्रोबेबिलिटी एज एन आउटपुट मिलता है। ठीक है, सो रियल वर्ल्ड एनालॉजी में लेट्स दिस वी कैन सी थ्रू डिमर स्विच। डिमर स्विच होता है जो ऑन ऑफ, मतलब जो कंप्लीटली ऑफ और फुल्ली ऑन के बीच में जो जलता बंद होता रहता है। सो दैट जो फ्लक्चुएट करता है 0 और 1 के बीच में, तो दैट इज डिमर स्विच का मतलब रेफरेंस आप ले सकते हो सिग्मॉइड फंक्शन के लिए। थर्ड वी हैव अ सॉफ्टमैक्स फंक्शन। सॉफ्टमैक्स फंक्शन जो है ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए यूज होता है। तो ये फंक्शन में जब इनपुट जाता है, ये जो आउटपुट है वो मल्टीपल कैटेगरीज का रैंकिंग देता है। तो इट रैंक्स मल्टीपल कैटेगरीज सो दैट परफेक्टली दे सम परफेक्टली टू 100%। सो बेसिकली अगर हम 3 कैटेगरीज हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो तीनों कैटेगरीज का, जैसे मान लो हमें एक हमने इनपुट दिया इमेज, ठीक है, और हम जानना चाह रहे हैं वो इमेज, ये
हमारे पास 3 कैटेगरी है, सपोज कैट, डॉग एंड बर्ड. तो वी आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट वेदर दैट इमेज इज अ कैट और अ डॉग और अ बर्ड. सो दिस सॉर्टमैच फंक्शन विल टेल दैट फाइनली जब वो इमेज को लेगा, he'll try to assess what is that and it will give us an output in that in format की जैसे मान लो उसको लग रहा हो कि this is an 80% I feel it is a dog, 15% I feel it's cat, 5% I feel it's a bird. So it gives a rank of multiple categories. ठीक है. तो जैसे कि स्लाइसिंग अ पिज़्ज़ा, ठीक है, अगर हम पिज़्ज़ा को स्लाइस कर रहे हैं तो द मोर वन कैटेगरी गेट्स द लेस इज लेफ्ट फॉर द अदर्स. तो अगर हम बड़ा स्लाइस निकाल रहे हैं तो जो बाकी छोटे स्लाइस बच रहे हैं, मतलब एक अगर मैं बड़ा स्लाइस ले रही हूँ तो बाकियों के लिए छोटा स्लाइस बच रहा है, तो दैट इज, ये वही है. अगर हम एक बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि मुझे 80% लग रहा है कि, अगर ये मॉडल बोल रहा है कि मुझे 80% लग रहा है कि इमेज डॉग है, सो वो सिर्फ ये नहीं बताता कि 80% ये डॉग है, बाकी उसको क्या लग रहा है वो भी वो बताता है. सो 100% सब में आउटपुट देता है, रैंकिंग करता है. नाउ ये जो पिज्जा वाला जो था ना एग्जाम्पल, चलो दिस इज अ एनाटॉमी ऑफ अ डिसीजन. अच्छा ठीक है, अगर हमें एक ऑर्डर, अगर हम सोच रहे हैं कि शुड आई ऑर्डर अ पिज्जा, दिस इज अ प्रॉब्लम. सो इस पे इनपुट्स क्या हो सकते हैं. जैसे मान लो 3 इनपुट्स हैं, इन 3 इनपुट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि हम मुझे पिज्ज़ा ऑर्डर करना है कि नहीं. तो इनपुट नंबर 1 इज द हंगर लेवल, मुझे कितनी भूख लगी है. सेकेंड इनपुट इज बैंक अकाउंट, मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है. एंड थर्ड इनपुट इज वेदर आई एम गेटिंग एनी डिस्काउंट कोड और नॉट. ओके, तो आपको क्या लगता है किस इनपुट का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा मुझे डिसाइड करने के लिए कि मुझे पिज़्ज़ा खाने के लिए. सो हंगर लेवल ऑब्वियसली इट मैटर्स, राइट, कि अगर ज़्यादा भूख लग रही है तो आई विल डेफिनेटली गो एंड ऑर्डर अ पिज़्ज़ा. सो विल असाइन अ हाई वेट टू से हंगर लेवल. बैंक अकाउंट में पैसा होना भी ज़रूरी है, सो इट विल हैव अ मीडियम वेट. डिस्काउंट कूपन कोड इट डज नॉट मैटर, मतलब ये मेक और ब्रेक नहीं है. अगर डिस्काउंट कूपन नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आई विल नॉट हैव अ पिज़्ज़ा. ओके, सो इसका वेटेज कम है टू डिसाइड वेदर आई वॉन्ट टू हैव अ पिज़्ज़ा और नॉट. तो हमने वेटेज असाइन किया ये तीनों इनपुट्स में, एंड देन वी टुक अ सबमिशन. एंड अगर कुछ बायस रिक्वायरमेंट है तो वी ऐड दैट बायस, देन वी पास दिस इनपुट टू द एक्टिवेशन फंक्शन. ठीक है, अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है इसकी तो इट मीन्स कि जो आउटपुट है वो जीरो हो जाएगा, मतलब आई डोंट वांट टू हैव पिज्जा. इफ द वैल्यू इज पॉजिटिव देन एनी पॉजिटिव वैल्यू मतलब कि आई वांट टू हैव पिज्जा, सो आउटपुट विल बी 1, दैट इज आई वांट टू हैव अ पिज्जा. ओके, सो ये ऐसे काम करता है. नाउ कमिंग टू दिस होल, अब तो ये हम एक एक न्यूरॉन्स का देख रहे थे, राइट. अब पूरा न्यूरल नेटवर्क के लेवल पे अगर हम आते हैं तो हमारा इनपुट लेयर होता है, बहुत सारे हिडन लेयर्स होते हैं, देन वी हैव एन आउटपुट लेयर. ठीक है, इनपुट लेयर व्हाट इट डज, इट होल्ड्स रॉ डेटा. ठीक है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, इट जस्ट होल्ड्स रॉ डेटा. देन द रॉ डेटा इज पास सब्सिक्वेंटली टू द हिडन लेयर्स where the actual deep learning happens and every neuron connects to previous layer compounding the math. तो यहाँ पे actual deep learning हो रहा है hidden layers में, which is a black box. Black box मतलब क्योंकि ये hidden है, right, processing हो रहा है, we don't know. Then the final destination जो output layer है, it gives a decision. Suppose अगर हम image input कर रहे हैं तो image का हर pixel will become a neuron. एक input हर पिक्सल एक इमेज का एक इंडिविजुअल न्यूरॉन हो जाएगा. एंड देन फाइनली डिसीजन लेयर में अगर हम कैटेगराइज कर रहे हैं उस इमेज को, सो विल हैव आउटपुट बेस्ड ऑन द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी. ओके, तो लेट्स से सपोज, अच्छा ये इमेज को कैसे रीड करता है, एक कैसे प्रोसेस करता है एक न्यूरल नेटवर्क. तो बहुत सारे हिडन लेयर्स होते हैं, राइट, हिडन लेयर्स. तो एक हर हिडन लेयर का एक अपना काम रहता है. सो लेयर फर्स्ट लेयर विल डिटेक्ट सिंपल एजेस. तो कोई भी इमेज अगर जा रहा है तो उसके जो सिंपल एजेस हैं वो उस फर्स्ट लेयर उसको डिटेक्ट करेगा. सेकेंड लेयर देन उसमें कॉर्नर्स और टेक्सचर्स खोजेगा. थर्ड लेयर फिर कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाएगा. सो जैसे जैसे लेयर्स के थ्रू इमेज जाएगी वैसे वैसे वो लेयर, वो जो इमेज है वो उतना अच्छे से मॉडल प्रोसेस कर पाएगा और पहचान पाएगा कि वो क्या डिपिक्ट कर रहा है, वो इमेज क्या डिपिक्ट कर रहा है. ठीक है, सो डीप लेयर्स कंबाइन टेक्सचर्स टू आइडेंटिफाई हाई लेवल रिकॉग्नाइजेबल ऑब्जेक्ट्स. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स.
Now, there's a concept of forward propagation. Forward propagation is the first guess. तो basically, जब हम input दे रहे हैं, when a newborn AI makes its first forward pass, it's usually completely wrong. ठीक है, the magic of deep learning isn't in the initial guess, but in what happens immediately after a failure. So ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो हमारा डेटा है वो इनपुट से हिडन से आउटपुट जाता है. सो जो हमारा फर्स्ट पास होता है, फर्स्ट पास यूजुअली हमेशा गलत होता है, क्योंकि ये एक जस्ट गैस लेता है, मॉडल एक जस्ट रैंडम गैस लेता है कि हमारा आउटपुट क्या हो सकता है. सो मैजिक ऑफ डीप लर्निंग जो है वो इनिशियल गैस में नहीं है. इनिशियल गैस के बाद क्या होता है, दैट इज द मैजिक ऑफ डीप लर्निंग. ओके, सो जब इनिशियल गैस हम लेते हैं, हमारा जब आउटपुट गलत आ जाता है, तब उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट वी कैलकुलेट द लॉस फंक्शन. ओके, हमने गेस किया बर्ड बट रियलिटी वॉज डॉग, राइट. सो बेसिकली देयर वॉज एन एरर. सो हमारा जो प्रेडिक्टेड आउटपुट है वो जो रियल आउटपुट है उससे कितना डिफर कर रहा है वो हम कैलकुलेट करते हैं थ्रू द लॉस फंक्शंस. एंड देयर आर मेनी लॉस फंक्शंस. उसमें से जो कॉमन लॉस फंक्शंस है, वन इज मीन स्क्वायर एरर एंड मीन एब्सोल्यूट एरर. अगर दैट इज यूज्ड इन केस ऑफ रिग्रेशन, अगर हम कोई नंबर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कोई कंटिन्यूस नंबर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उस केसेस में हम ये लॉस फंक्शन लेते हैं. अगर हमारे पास कोई बाइनरी प्रॉब्लम है वेदर वी आर प्रेडिक्टिंग यस और नो, पास फेल और स्पैम नॉट स्पैम, वैसे वाले प्रॉब्लम्स में वी यूज बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी. अगर हम मल्टीपल क्लासेस में कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, सो देर इज अ कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन. ओके, नाउ द नेटवर्क कैलकुलेट्स द प्रिसाइज मैथमेटिकल डिस्टेंस बिटवीन इट्स गेस एंड रियलिटी यूजिंग द अप्रोप्रिएट फंक्शन, एंड द लॉस इज अ प्योर नंबर रिप्रेजेंटिंग एग्जैक्टली हाउ रॉन्ग द एआई वाज. तो लॉस भी क्या है, लॉस क्योंकि ये पूरा मैथमेटिकल फंक्शन चल रहा है, सो लॉस इज ऑल्सो प्योर नंबर जो डिपेक्ट करता है कि कितना गलत था एआई, कितना गलत था मॉडल प्रेडिक्ट कर रहे हैं. ठीक है, एंड देन वो मॉडल का क्या काम होता है, जब लॉस फंक्शन कैलकुलेट हो गया, जब उसे पता चल गया वो कितना गलत है, नाउ द टास्क ऑफ द मॉडल इज टू रिड्यूस दैट लॉस नंबर, राइट, टू मेक द नंबर स्मॉलर. उस लॉस को धीरे 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 करके हमें कम करना है. दैट इज व्हाट अ डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग मॉडल डज. वो इनिशियल प्रेडिक्शन करता है, फिर वो लॉस कैलकुलेट करता है, प्रेडिक्टेड और रियल आउटपुट में डिफरेंस निकालता है, एंड देन उस आउटपुट को वो कम करता है. एंड दिस हैपेंस इन अ लूप. ओके, अनटिल एंड अनलेस हमें एक आउटपुट नहीं मिल रहा है, हमें एक सही आउटपुट नहीं मिल रहा है. तो ये पूरे प्रोसेस को ना ट्रेनिंग बोलते हैं, ट्रेनिंग द मॉडल. ओके, नाउ ये जो लॉस फंक्शन हमारे पास आ गया, उसके बाद ये जो मॉडल है ये कैसे अपना प्रोसेस या प्रेडिक्शन सही करता है, इट इज डन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड बैक प्रोपगेशन. ठीक है, हमारा जो लॉस है वो आउटपुट लेयर पे कैलकुलेट हुआ, राइट. सो फिर आउटपुट लेयर वापस से थ्रू बैक प्रोपगेशन जो लेयर्स हैं, हिडन लेयर्स है, इंटरमीडिएट लेयर्स है, उनको बताता है कि हाउ रॉन्ग यू वेर इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू. एंड देन ईच न्यूरॉन अपने वेट्स को फिर से एडजस्ट करता है, वेट्स को ट्वीक करेगा, एडजस्ट करेगा, एंड देन फिर से वो प्रोसेस, फिर से वो कैलकुलेट करेगा, फिर से वापस से कैलकुलेशन होगा, फिर से आउटपुट निकलेगा, फिर से लॉस कैलकुलेशन होगा, फिर से आउटपुट लेयर वो डेटा हिडन लेयर्स को पास करेगा, हिडन लेयर्स फिर से वेट एडजस्ट करेंगे, एंड देन फिर से कैलकुलेशन होगा, फिर से आउटपुट जनरेट होगा. सो दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन. द नेटवर्क आस्क एवरी सिंगल न्यूरॉन हाउ मच डिड यू कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस एरर. ओके, and the system physically nudges the gears just a tiny fraction of a degree in the opposite direction of the error. Okay, so अगर error पॉजिटिव है तो वेट हम उल्टे डायरेक्शन में कम करेंगे, वैल्यू कम करेंगे. ठीक है, दैट ये वही लिखा है, एंड रीवायरिंग द मैथ फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट एंड देन विल कैलकुलेट इट. तो ये प्रोसेस चलता रहता है. So this is a loop of intelligence. So intelligence is not a magic, it's simply a mechanical representation of trial and error loops, and this can be hundreds, thousands of time, which gradually reduces failure until precision is inevitable. Okay, so क्या होता है, जैसे मान लो हम बास्केटबॉल खेलना सीख रहे हैं, देयर इज अ पर्सन जो बास्केटबॉल डाल रहा है, तो इनिशियली वो एक गैस लेता है, मतलब वो खड़ा है एंड ही ट्राइज टू थ्रो द बॉल इन द बास्केट, एंड मतलब वो जस्ट उसने बॉल डाल दी,
बॉल मिस हो गई, ठीक है, एआई मेक्स अ गेस बेस्ड ऑन करंट एंगल्स एंड पावर, जस्ट बॉल गया, फॉरवर्ड पास है, थ्रो हुआ है, बास्केट मिस हो गई। अब बास्केट जब मिस हुई तो ही कैलकुलेट राइट कि कितने एंगल से मिस हुए, मतलब मेरा कितना दूर में बॉल मेरा चले गया, या कितना कम फोर्स रह गया कि बॉल ऊपर तक नहीं गई। सो ही विल कैलकुलेट, द प्लेयर मेजर्स हाउ फार द थ्रो वॉज फ्रॉम द टारगेट, ही विल कैलकुलेट दैट्स, वो कैलकुलेट करेगा। This is the loss function, right? And then back propagation is the adjustment. Then the brain travels backward through the action, updating the physical weights and shoulder angles. So next time जब इस ये बॉल फिर से डालेगा, ये अपना एंगल चेंज करेगा, ये थोड़ा सा वेट कम ज्यादा करेगा बेस्ड ऑन बॉल कहाँ गई थी, राइट? देन फिर ये बॉल थ्रो करेगा, फिर बॉल नहीं गई तो थर्ड टाइम he'll repeat that, he'll do it again and again जब तक कि ये बॉल बास्केट में नहीं जाएगा। So once he learns how to put this ball in the basket, from the next time when he'll throw, he knows exactly मुझे इस एंगल पे फेंकना है एंड इतने वेट में फेंकना है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूरल नेटवर्क्स। थैंक यू।